दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शैतानों का बादशाह। ये राम रहीम की कॉमिक्स है और इसका तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है लोहे का शैतान। तो आप शुरू के दो पार्ट पढ़ लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ये दोनों पार्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में राम रहीम का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर स्टोरी है दोनों पार्ट के, जो शुरू के दो पार्ट है, पहले पार्ट का नाम है लोहे का शैतान। तो इन दोनों पार्टों को आप पढ़ लेना और तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और यहाँ से पढ़ता हूँ। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र रोबोटों द्वारा मचाई गई भयानक तबाही की खबरों से रंगे हुए थे। खूब सारे व्यक्ति मारे गए और वे लोहे के शैतान करोड़ों का माल लूट कर ले गए। तभी ओ शायद इसे होश आ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मिस्टर राम बेटे? अरे अंकल आप। अगले पल बीती घटना ध्यान में आते ही वह चौंक कर उठ बैठा। मैं कहाँ हूं अंकल, और रहीम कहाँ है? वह ठीक तो है ना? तुम मेरे बंगले पर हो, लेकिन रहीम के बारे में मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। तुम मुझे उस समय सड़क पर बेहोश पड़े मिले थे जब मैं म्यूनिसिपल मार्केट में हुई तबाही का निरीक्षण करके लौट रहा था। मुझे बता बेटे कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटी थी। हे ईश्वर, तब तो रहीम जरूर उसी शैतान के हत्थे चढ़ गया होगा। आखिर तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बताते क्यों नहीं, क्या हादसा पेश आया था तुम्हारे साथ? राम ने सारी बातचीत मुखर्जी को बता दी। वो इसका मतलब यह हुआ कि वहीं रॉबर्ट रहीम को उठाकर ले गए हैं। इसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। चीफ अंकल, एक मिनट ठहरिए। मैं वॉच ट्रांसमीटर द्वारा उसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करता हूँ, शायद मालूम हो जाए कि वह कहाँ है। अगले पर राम वॉच ट्रांसमीटर द्वारा रहीम से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो रहीम, राम कॉलिंग। हेलो हेलो। परंतु काफी कोशिश करने के बाद भी वह रहीम से संपर्क कायम नहीं कर पाया। बेटे, लगता है या तो उसके पास इस समय वॉच ट्रांसमीटर नहीं है या फिर वह साउंड ही इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए अंकल। यदि रहीम को कुछ हो गया तो मैं। परंतु से पहले कि राम अपना वाक्य पूरा कर पाता, कड़ाक, यह आवाज कैसी? आओ मालूम करें। उधर काले पहाड़ के गर्भ में स्थित ड्रैगन के अड्डे में रात भर बेहोश रहने के पश्चात जब सुबह रहीम को होश आया। कौन है आप लोग और मैं कहा हूँ? हम और तुम इस समय आयरन मैन यानी प्रोफेसर भार्गव द्वारा निर्मित लो मानव की कैद में लड़के। ओह, लेकिन आप लोग कौन और इन लो मानव की कैद में कैसे फंस गए? यह सब कुछ नहीं जानो तो अच्छा है, वरना सुनकर फिर बेहोश हो जाओगे। क्या मतलब? यदि मतलब जानना ही चाहते हो तो सुनो। यहाँ जितने भी लोग कैद हैं वे सब मेरे साथी और मैं इन सबका बॉस ड्रैगन हूँ। वही ड्रैगन जिसके पीछे दुनिया भर की पुलिस हाथ धोकर पड़ी है और वो आज तक पकड़ा नहीं गया। क्या क्या तुम? हा, क्यों छोकरे आ गया ना गस? परंतु अभी क्या पूरा किस्सा सुनोगे तो सारे चक्रों के चक्कर गिन्नी बन जाओगे। सुनो। फिर ड्रैगन ने उसे सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। सारी कहानी सुनकर वास्तव में रहीम की खोपड़ी घूम गई। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि आयरन मैन विश्व को तबाह करने की योजना बना रहा है ताकि वह अपनी बनाई नई सृष्टि का भगवान बन सके। हाँ, यदि उसे रोका न गया तो वह जरूर ऐसा कर गुजरेगा। ओ, क्या इन रोकटों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? बस एक ही उपाय है कि किसी तरह इनकी पीठ के पीछे बने आयताकार खाने में लगे नीले रंग के बटन को दबा दिया जाए। ऐसा करने पर ये रोबोट निष्क्रिय हो जाएंगे। परंतु यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोफेसर ने इन्हें इतना दिमाग दे दिया है कि कम वक्त खतरे को पहले से भाप जाते हैं। यही कारण है कि एक अपने निकट किसी इंसान को तो क्या, किसी कीड़े को भी नहीं फटकने देते। क्या प्रोफेसर भार्गव साहु में इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते? कर तो सकते, लेकिन अपनी बेटी के प्राणों के मोह में शायद कुछ न कर पाए। मेरे विचार से तो उन्होंने अब तक आयरन मैन की योजना अनुसार काम करना भी आरंभ कर दिया होगा। फिर रहीम खामोश होकर तेज से कुछ सोचने लगा। यदि वॉइस ट्रांसमीटर द्वारा राम अथवा चीफ को सारी स्थिति से सूचित कर दूं तो रोबोटों के साथ साथ इन बदमाशों से भी निपटा जा सकता है। क्या सोचने लगे लड़के? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे शैतान के बारे में बता सकते हो कि यह अड्डा कहाँ स्थित है? तुम्हारे शहर के बाहर काले पर्वत के गर्भ में। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वह नहीं कर पाओगे बेटे, क्योंकि बेहोशी में रोबोट तुम्हारी तलाशी ले चुके हैं और तुम्हारा वॉच ट्रांसमीटर इस समय उनके कब्जे में है। हा। लो के शैतान तो वास्तव में काफी चालाक निकले। तभी लो शैतानों का बादशाह आ गया अपने कुछ गुलामों के साथ। दोस्तों, तुम लोगों को यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? क्यों न मैं इसी किसी तरह उकसा कर राम तक पहुंचाऊं, क्योंकि अब राम ही कुछ कर सकता है। सुना मूर्ख शैतान, तेरी भलाई इसी में है कि तुम मुझे इसी समय आजाद कर दे, वरना यदि मेरे साथी को तुम्हारे सड्डे का पता चल गया तो तुम सबकी कब्र यहीं बना देगा। क्या कहा? मैं ठीक कह रहा हूँ उल्लू के तुम उसे नहीं जानते। उसका नाम राम है।
तुम जैसे न जाने कितने रावणों को वह अब तक शमशान घाट पहुंचा चुका है। तब तो मैं उसकी बहादुरी का करिश्मा जरूर देखूंगा। तुम उसका पता बताओ। मैं इतना मूर्ख नहीं हुआ आयरन मैन कि उसका पता बताकर अपने साथ साथ उसकी जान भी खतरे में डाल लूं। तुम यूं नहीं मानोगे। नंबर 1, जरा इसे मौत की परिभाषा समझाओ, अभी उसका पता बता देगा। ओके आयरन मैन। अगले पल नंबर 1 द्वारा द्वार खोलकर रहीम पर पिल पड़ा। आह उफ, रहीम तो चाहता ही यही था। थोड़ी सी पिटाई होते वह चीख उठा। उफ, ठहरो ठहरो, मैं राम का पता बताने के लिए तैयार हूँ। बस करो नंबर 1, शायद इसकी अकल ठिकाने आ गई है। फिर जब रहीम ने राम से मिलने के तमाम ठिकानों के बारे में बता दिया तो आयरन मैन तुरंत नंबर 1 को संबोधित करता हुआ बोला, तुम तुरंत कुछ साथियों को लेकर जाओ और वह जहां भी मिले उसे उठा कर ले आओ। ओके आयरन मैन। उसके बाद आयरन मैन उन सब के साथ साथ वापस लौट गया। हम तो राम को लाने के लिए यह तरकीब लड़ाई है छोकरे ने। खैर हमारे लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। जबकि रहीम सोच रहा था, या खुदा बस तो इतना करना कि जब राम यहाँ आए तो पूरी तैयारियों के साथ आए, वरना तेरी बनाई हुई इस दुनिया को फिर कोई विनाश से नहीं बचा पाएगा। इधर जब राम और चीफ मुखर्जी कड़ाक की आवाज सुन दूसरे कमरे में पहुंचे, खबरदार लड़के, कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना वरना बेमौत मारे जाओगे। क्या चाहते हो? हे सर, ये यहाँ भी पहुंच गए। यदि अपने इस बूढ़े अंकल की भलाई चाहते हो तो तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना इसे खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तुम्हारे साथी रहीम के पास वह इस समय हमारी कैद में है। ओ, तो क्या उसी ने तुम्हें यहाँ का पता दिया है? हाँ। रहीम की कुशलता जानने के बाद न केवल राम निश्चिंत हो गया बल्कि उसका दिमाग भी तेजी से कार्य करने लगा। क्या तुम्हें प्रोफेसर भार्गव ने मुझे लेने भेजा है? नहीं, हमें हमारे मास्टर आयरन मैन ने भेजा। वैसे प्रोफेसर भार्गव हमारे मास्टर के लिए काम कर रहे हैं। बस अब कोई नया प्रश्न न करके चुपचाप हमारे साथ चलो। राम ने जल्दी से मन ही मन को निर्णय लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। राम बेटे, यह तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मजबूरी अंकल, इनका आदेश न मानने की दिशा में भी हमें मौत मिलेगी। ये लोग मेरे साथ साथ आपको भी मौत के घाट उतार देंगे। इनका आदेश मानने पर कम से कम आप तो बच जाएंगे। ठीक है, यदि यह बात हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले कपड़े जरूर बदल लो। तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो चुके हैं। ओ कहीं चीफ मुझे सुपर ड्रेस पहनने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? जरूर यही बात होगी। राम ने स्वीकृति के लिए रोक टोक की ओर देखा। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, तुम कपड़े बदल सकते हो, लेकिन जरा जल्दी, बस 1 मिनट लगेगा। अंकल जल्दी निकालिए मेरे नए कपड़े। चीफ मुखर्जी तुरंत एक अलमारी से राम के साइज की एक ड्रेस, जो कि देखने में साधारण ही लगती थी, निकालकर राम की ओर बढ़ाते हुए अर्थपूर्ण स्वर में बोले, लो जल्दी से इसे पहन लो। ईश्वर से मैं तुम्हारी कुशलता के लिए यहीं रहकर प्रार्थना करूंगा। समझ गया। वाह अंकल, आज मान गया। आपको कितनी दूर की सोची आपने भी। देखने में यह पोशाक साधारण है, लेकिन इसमें लगे तमाम बटन। कपड़े बदलने के बाद राम रोबोटों के साथ कोठी से बाहर निकलकर एक गाड़ी के निकट पहुंच गया। चलो भीतर बैठो, हम तो इस बार अपने साथ गाड़ी लाए हैं। फिर से करीब वे सब रोबोट राम के साथ गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ी एक तरफ दौड़ पड़ी। वे तो चले गए, अब मुझे भी जल्दी से अपने प्राइवेट स्टेशन पर चलकर राम के संदेश का इंतजार करना चाहिए। उधर कुछ देर बाद रोबोट राम को लेकर अपने अड्डे में आयरन मैन के सामने पहुंचे। हम तो यह है वह शेर दिल छोकरा जिसके बारे में रहीम ने कहा था। यस आयरन मैन। ओ, यह तो राम, लेकिन ये लोग इसे क्यों पकड़ लाए? सुनो, इस समय मैं व्यस्त हूँ, तुम इसकी तलाशी लेकर इसे भी इसके साथी के पास पहुंचा दो। फुर्सत मिलने पर इसे समझूंगा। ओके मिस्टर आयरन मैन। रोबोटों ने उसी समय राम की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से उन्हें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और उन्होंने राम को उसी कैद खाने में डाल दिया जिसमें रहीम और ड्रैगन आदि कैद थे। राम भैया, रहीम मेरे भाई। जब रोबोट कैद खाने का द्वार बंद करने के पश्चात वहां से चले गए तो राम और रहीम ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बीती सुना दी तथा रहीम ने ड्रैगन आदि के विषय में बता दिया। फिर चिंतित स्वर में बोला, राम भैया, तुम्हें यहाँ लाने की मेरी योजना तो सफल होगी, लेकिन समस्या है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और मैंने यहाँ से निकलने की तरकीब भी सोच ली है। क्या सच? भाई तुमने क्या तरकीब सोची, जरा हमें भी तो बताओ। तुम लोगों को मुझे यह तरकीब बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तुम लोगों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। अरे बाजो, जल्दी से बताओ ना, हम हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है।
तो सुनो। फिर राम ने उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद जब राम खामोश हुआ, मानना पड़ेगा भाई कि तुम भी आयरन मैन से कम बुद्धिमान नहीं हो। वास्तव में तुम्हारी योजना बड़ी अच्छी है। एक बार इस कैद खाने से आजाद हो लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम जैसे अपराधियों का सर कुचलने में भी मैं कितना तेज हूं। धन्यवाद। उसके बाद राम ने अपने कॉलर में से एक छोटा सा यंत्र निकाला। यह क्या है राम? तितली के रूप में एक शक्तिशाली उड़न कैमरा। क्या? राम तितली के पंखों को चाबी की तरह घुमाने लगा। परंतु इस कैमरे से तुम करने क्या जा रहे हो? ठहरो, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। कहकर राम ने तितली को कैद खाने के द्वार की तरफ छोड़ दिया और तितली पंख फटफटाती हुई बाहर की ओर उड़ चली। वो आश्चर्यजनक, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस छोटे से कैमरे से तुम क्या काम लेने जा रहे हो। परंतु इससे पहले कि राम कोई जवाब देता, ड्रैगन बोल उठा। लेकिन मैं समझ गया, यह तितली नुमा टीवी कैमरा यहाँ का दृश्य कहीं और प्रेषित करेगा, जिसे देखने वाले को यहाँ की स्थिति और रूपरेखा का पता चल जाएगा। और यहाँ की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुलिस अथवा सीक्रेट सर्विस के आदमियों के अलावा और कोई नहीं होंगे। निस्संदेह तुम भी दिमाग रखते हो मिस्टर ड्रैगन। ओह सुनो, अब तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उस तितली को रिमोट कंट्रोल सिस्टम द्वारा जिधर चाहे घुमाए फिराया जा सकता है। ओ माय गॉड। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का सारा दर्शक चीफ अंकल अपने प्राइवेट स्टेशन पर देख रहे होंगे। और अब समझा। इधर तितली पूरे अड्डे का चक्कर लगाती हुई एक छिद्र से काले पर्वत से बाहर निकली। उधर अपने प्राइवेट स्टेशन में बैठे एक टीवी स्क्रीन पर यह सब कुछ देख रहे चीफ मुखर्जी चौंक उठे। काला पर्वत, ओ तो इस पर्वत के भीतर लोहे के शैतानों और उनके बादशाह का अड्डा। अगले पल, हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर चीफ मुखर्जी ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। शीघ्र ही पुलिस का एक बड़ा काफिला काले पर्वत की ओर उड़ा चला जा रहा था। पुलिस कमिश्नर के साथ चीफ मुखर्जी भी एक जीप में सवार थे। इधर जैसे 5 रोबोट राम रहीमा जी को खाना खिलाने उनके कैद खाने में पहुंचे। राम की योजना अनुसार सभी उन्हें बातों में लगाकर उन पर झपट पड़े। ओ नहीं, धोखा! ओ छोड़ो मुझे। रोबोटों ने संभालना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं देकर उनके पीछे लगे बटनों का दबाकर उन्हें निर्जीव कर दिया। रोबोटों के बेचान होते ही राम रहीम ने उनसे एक गन झपट ली। यही काम ड्रैगन और उसके दोनों साथियों ने भी किया और गन हथियाने के साथ ही कैद खाने से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े। रहीम, तुम ड्रैगन के पीछे जाओ, मैं प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी की खबर लेता हूँ। ठीक है भैया। बॉस, हमारे बाकी के साथी भी तो कैद खाने में, क्या आप उन्हें आजाद नहीं कराएंगे? मूर्ख, फिलहाल अपने प्राणों की चिंता करो। जब उन्हें रोबोटों की दृष्टि उन पर पड़ी, अरे कुछ कैदी भाग निकले। तुम खतरे का सायरन बजाओ, तब तक मैं निपटता हूँ। ठीक है। फिर रोबोट ने खतरे का सायरन बजा दिया। पी पी पी। और दूसरा ड्रैगन व राम रहीम आदि पर गोलियां बरसाता हुआ उनका पीछा करने लगा। दाएं दाएं। पी पी पी। गोलियों से बचने के लिए फिलहाल मुझे इस कमरे में ही शरण ले लेनी चाहिए। जबकि ड्रैगन और उसके साथी गोलियों से बचते हुए दौड़ते हुए चले जा रहे थे। पता नहीं वह छोकरा अचानक कहाँ गायब हो गया। खतरे का सायरन बजते अड्डे में चारों तरफ फैले रोबोटों में खलबली मच गई। पी पी पी। कोई खतरा है? चारों तरफ फैल कर देखो। पी पी पी। क्या हुआ? कुछ कैदी भाग निकले हैं। पी पी। पकड़ो, वे उस तरफ है। इस भागदौड़ में रोबोटों की एक टोली की नजर राम पर पड़ी। पी पी। अरे वह रहा, पकड़ो उसे। ओ वे रोबोट तो मेरे पीछे लगे। चलो शुक्र है वे मुझे जिंदा पकड़ने के चक्कर में है। खतरे का सायरन उस प्रयोगशाला में भी बजा जिसमें आयरन मैन प्रोफेसर भार्गव के साथ कार्यरत था। पी पी। ओ खतरे का सायरन, क्या घटना घट सकती है? कहीं कैदी तो तभी गजब हो गया मिस्टर आयरन मैन। कुछ कैदी कैद भागने खाने से निकल भागने में सफल हो गए हैं। उनमें राम रहीम नाम के 2 लड़के भी हैं। ओ यू ड्यूम। आयरन मैन के एक ही गुस्से में रोबोट वहीं ढेर हो गया। प्रोफेसर, तुम यहीं रहोगे, ध्यान रहे यदि तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी तुम्हें फिर कभी डैडी नहीं कह पाएगी। हे ईश्वर, हमें इन शैतानों से बचा। मैंने इसे बनाकर सचमुच बहुत ही भयंकर भूल की है। तभी प्रोफेसर के दिमाग में भयानक विचार कौंधा, क्यों न लोहे के शैतानों को तबाह करने के लिए इस पूरे अड्डे को उड़ा दूं। यहाँ काफी मात्रा में ऐसी विस्फोटक सामग्री मौजूद है जिसे चंद ही मिनटों में पूरे अड्डे को मलबे का ढेर बनाया जा सकता है। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। बेशक मेरी और कामनी की भी जाने इनके साथ जाएंगी, परंतु आयरन मैन को पूरे संसार को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है, वह कभी पूरा नहीं होगा।
और प्रोफेसर उसी समय अड्डे को तबाह करने के काम में जुट गया। इधर रहीम जिस कमरे में घुसा हुआ आयरन मैन का कंट्रोल रूम था, जहाँ से आयरन मैन सारे रोबोटों को नियंत्रित एवं आदेश दिया करता था। अरे वहां यहाँ तो कई रोबोटों के खोल रखे हैं, क्यों न एक मैं प्रविष्ट होकर रोबोट ही बन जाऊं, फिर मुझे कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह क्या आइडिया, मैं इस खोल में घुस जाता हूँ। और सचमुच रहीम उस खोल में एक रोबोट दिखाई देने लगा। अब ठीक है, बाहर चलकर आराम से राम आदि की खबर ले सकता हूँ। तब इसकी दृष्टि एक मेज पर पड़े माइक्रोफोन और एम्पलीफायर पर पड़ी। अरे ये यहाँ क्यों रखे हैं? होम अब समझा, यह कमरा का आयरन मैन और का कंट्रोल रूम है, और यहीं से वह सारे रोबोटों को आदेश निर्देश आदि देता होगा। तभी रहीम के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, यदि मैं आयरन मैन की आवाज का लाभ उठाऊं तो वो हमारा बन गया काम। अगले पर रहीम ने एम्पलीफायर ऑन किया और सुनो साथियों, तुम सबको मेरा आदेश है कि तुम सब अपनी पीठ पर लगे नीले रंग के बटनों को एक दूसरे से दबा लो। नीले रंग का बटन दबा लो, यह मेरा यानी तुम्हारे आयरन मैन का आदेश है। चलो तुम मेरा बटन दबाओ, मैं तुम्हारा दबाता हूँ, ठीक है? तुम सब एक दूसरे से अपने पीछे लगे नीले बटन को दबा लो। ओ, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, मिस्टर आयरन मैन का आदेश मानना हमारा कर्तव्य है, ठीक है? और जब आयरन मैन के कानों में अपनी आवाज सुनाई पड़ी, मैं आयरन मैन तुम सब रोबोटों को आदेश देता हूँ, आई है कंट्रोल रूम से। मेरी आवाज में कौन बोल रहा है? अभी मजा चकाता हूँ उसे, कम वक्त मेरे घर में मुझे उल्लू बना रहा है। और वह तेज कदमों से अपने कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। उधर कंट्रोल रूम में बस बहुत आदेश दे दिया, बाहर चलकर आदेश का असर देखना चाहिए। कमरे से बाहर निकलकर रहीम निश्चिंता से एक तरफ चल पड़ा। वह मेरी तरकीब ने तो वास्तव में बड़ा जोरदार असर दिखाया है। इधर रोबोटों के एक दूसरे को निर्जीव करते देख राम एक स्थान पर खड़ा हो निश्चिंता की सांस ले रहा था। पी पी पी, मेरे हक में तो यह अच्छा ही हुआ, लेकिन आयरन मैन ने बाकी रोबोटों को ऐसा आदेश क्यों दिया, जबकि खतरे का सामने अब भी बज रहा है? उल्टा उसे तो ऐसे मौके पर उन्हें और भी तेजी के साथ हम लोगों की खोजबीन करने का आदेश देना चाहिए था। तभी अच्छा तो यह तेरी कारस्तानी है छोकरे, ठहर, मैं भी तेरी सारी हड्डियां बराबर करता हूँ। मर गया तो आयरन मैन है, इस पर तो गोले का कोई असर नहीं होगा। अचानक राम को अपनी कमीज में लगे विशेष बटनों का ध्यान आया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, शक्तिशाली 10 बमों को तो भला भूला ही बैठा था। अगले पर उसने सारे बटनों को तोड़कर आयरन मैन पर दे मारा, धड़ाम कड़ाक। लेकिन उस समय तो राम की सिटी पिटी गुम हो गई जब उसने आयरन मैन को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े और ठास लगाते पाया। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे छोकरे, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तभी आयरन मैन के पीछे एक रोबोट प्रकट हुआ। अरे अरे, वह रोबोट कौन और सही सलामत कैसे आ गया, जबकि बाकी ने तो अपने आप को निर्जीव कर लिया है? मैंने सोचा था कि जब तक मैं विश्व सम्राट नहीं बन जाऊं तुम सबको जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम लोगों की इस हरकत ने अब मेरा इरादा बदल दिया है। तभी प्रकट होने वाले रोबोट ने आयरन मैन के पीछे लगी प्लेट हटा दी। अब तुम नहीं, अरे, इससे पहले कि आयरन मैन उस रोबोट का प्रयास असफल करता, उस रोबोट ने नीले रंग का बटन दबाकर उसे बेकार कर दिया। हुर्रे, हम यह लड़ाई जीत गए। रहीम, क्या यह तुम हो? हाँ राम भैया, ये मैं ही हूँ। वाह, क्या खूब तरकीब निकाली तुमने, वाह, बहुत अच्छे रहीम, तुम बिल्कुल ठीक मौके पर पहुंचे, वरना ये आयरन मैन तो मुझे मार ही डालता। राम भैया, हमारे लिए मैदान साफ है। मैंने आयरन मैन की आवाज में अन्य रोबोटों को आदेश देकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। क्या कहा? क्या वह आदेश तुमने दिया था? हाँ भैया, शौक से मैं अपनी जान बचाने के लिए आयरन मैन के कंट्रोल रूम में जा चुका था, वहीं मैंने रोबोट का रूप धरा और आयरन मैन का कुबाड़ा कर दिया। वाह, अच्छा रहीम, ड्रैगन का क्या हुआ? वे या तो रोबोटों के हाथों मारे गए होंगे या फिर यहाँ से भाग चुके होंगे। आओ चलो, अब देर न करके प्रोफेसर और उनकी बेटी को खोजें। ठीक है, चलो। शीघ्र उन्हें प्रयोगशाला मिल गई जहाँ प्रोफेसर भार्गव अड्डे को तबाह करने की कार्यवाही में जुटे थे। प्रोफेसर अंकल आए? कौन? रामी को देखकर प्रोफेसर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। हाँ राम रहीम, तुम? हाँ प्रोफेसर अंकल, और हम आपको ही लेने आए हैं। हाँ, लेकिन तुम इस प्रयोगशाला तक कैसे पहुंच गए? क्या तुम प्रहरी रोबोटों ने तुम्हें रोका नहीं? आयरन मैन समेत हमने सभी रोबोटों का काम तमाम कर दिया प्रोफेसर अंकल, इसलिए अब आपको उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं।
क्या सच? बिल्कुल सच प्रोफेसर अंकल। तभी रहीम ने उन्हें सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर तब तो हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। वह क्या प्रोफेसर अंकल, अब क्या खतरा रह गया है? मैंने यहाँ ऐसे टाइम बम फिट कर दिए हैं जिनके फटते ही पहाड़ों और इसमें बसी है पापी नगरी सब आग की भेंट से चढ़ जाएंगे। ओह, जल्दी भागो जल्दी। चलो, उन बमों के फटने में अब कुछ मिनट शेष रह गए हैं। कामनी को हम उसके कमरे से ले लेंगे। ठीक है, चलिए। और तीनों पूरी शक्ति से कामनी के कमरे की ओर दौड़ पड़े। रामनीम ने अपनी गन भी वहीं फेंक दी थी। उधर ड्रैगन और उसके साथी रोकटों से बचते बचाते जैसे अड्डे से बाहर निकले थे, काले पर्वत के चारों ओर घेरा डाले पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया था। जांच चीफ मुखर्जी और कमिश्नर भटनागर ब्लैक ड्रैगन को पहचान कर आश्चर्यचकित रह गए थे। वह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुजिम ब्लैक ड्रैगन के पकड़े जाने की खुशी भी हुई थी। और इस समय कमिश्नर, मेरे विचार में हमें और समय व्यर्थ न करके भीतर प्रविष्ट हो जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि देर करने से राम और रहीम के प्राण खतरे में पड़ जाएं। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुखर्जी, आइए फोर्स के साथ अटैक करते हैं। परंतु जैसे ही दोनों पुलिस फोर्स के साथ पहाड़ में बने गुप्त द्वार की ओर बढ़े, दूसरी ओर से द्वार खुल गया। अरे राम रहीम, प्रोफेसर भार्गव। अंकल, हे ईश्वर, लाख लाख शुक्र है जो हम सकुशल बाहर निकल आए। अंकल, आप जल्दी से पुलिस फोर्स को इस पर्वत से दूर हो जाने का आदेश दीजिए, क्योंकि प्रोफेसर अंकल ने पहाड़ में के भीतर शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं, जिससे पर्वत जल्दी ही ज्वालामुखी बनने वाला है। ओह दोस्तों, इसका अगला एक पेज मिस है, लेकिन उस पेज में वही हुआ था जो राम ने कहा है। बम पूरे धमाके के साथ फटते हैं और पूरा ये पर्वत उड़ जाता है और सारे रोबोट मारे जाते हैं। ये एक पेज जो मिस है, इसके लिए मुझे बहुत सॉरी कहना कहूंगा आप लोगों को। इसका मुझे पहले नहीं पता था कि इसका आखिरी पेज मिस है। जब मैंने 2 पार्ट पढ़ लिया उसके बाद मुझे पता चला कि इसका आखिरी पेज है नहीं इसमें। तो दोस्तों, इसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एंड लगभग पूरा हो ही चुका है, आगे बस एक धमाका होता है और उसके बाद अगले दिन के अखबारों में रामनी का नाम फिर से अखबारों में आता है और उनकी प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी कॉमिक्स में।